नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट कलेक्शन लाया हूँ और एक कॉमन इंग्लिश कंसेप्ट में इसमें दे रहा हूँ। इसलिए यह जो है कि खास के आर्मी की जो तैयारी करते हैं, आर्मी कलर के लिए हो गया, या अग्निवीर वायु के लिए तैयारी करते हैं, या जो नौसेना के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। मेरा टारगेट यह है कि इंग्लिश के जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको मैं आपको अवगत कराऊं। और इसी दौरान जो सेट नंबर 1 है, इस पे की कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स ऑफ द वर्ब। अब ब्रेड एंड बटर होलसम फूड है। अब यहाँ वाज, आर, वर एंड इज। तो दोस्तों यहाँ इज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि जनरली जब दो नाउन एंड से जोड़ी जाती है, वह सिंगल कलेक्टिव नाउन हो, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो 2-3 क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। इसके लिए मैंने कुछ आपको दिया है कि जैसे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइस एंड करी। इसी ढंग से द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ द लाइफ। इसी ढंग से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये सब कुछ ऐसे सेंटेंस है जो कि हमेशा साथ ही आते हैं। घोड़ा गाड़ी, स्लो एंड स्टेडी, क्राउन एंड ग्रो, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। तो जब भी ऐसे अगर आपको मिले तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा कि स्लो एंड स्टेडी विंस लिखा गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम एंड टाइड। जनरली बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा टाइम एंड टाइड जो होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन है, वेट फॉर नन नहीं है। और दूसरी मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एग एंड मिल्क आर सोल्ड, क्योंकि एग और मिल्क दो अलग अलग चीज है, तो इसीलिए इसमें हमने प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आई एम श्योर आई ही एट द पार्टी लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ भी आपको वर्ब भरना है, लेकिन वर्ब में क्या भरना है वो आपको यहाँ जो है कि जब भी लास्ट नाइट आ गया तो इसका मतलब वर्ब जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा जाता है। इसलिए यहाँ जो हुआ कि आई एम श्योर आई सॉ ही एट पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है। एक और इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। वर्ब ये हुआ क्योंकि ये भूतकाल के दिखा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का ही है कि ही वर्किंग हार्ड सिंस नेक्स्ट लाइफ। अब यह सेंटेंस है ही, वो तो काम करते जा रहा है सिंस वर्किंग। तो यहाँ जो है दो चीज आपको सीखने का है कि एक टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर टेंस है तो इसके साथ हैज बीन, ठीक है, हैड बीन नहीं लगा सकते हैं। यहाँ बिल्कुल ध्यान देने वाला है कि हैज बीन होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। दूसरी बात है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ फॉर नहीं करा के सिंस लिखा जाता है। अब इस दोनों का यूज को सिंस एंड फॉर का कहाँ यूज होता है, इसलिए मैंने आपको दो चीज दे दिया है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के बताना। जैसे सिंस मंडे, तो मंडे की निश्चित टाइम है, लेकिन फॉर 5 डेज, तो फॉर 5 डेज में निश्चित नहीं कि कब से निश्चित हुआ है। इसलिए यह है कि सिंस का प्रयोग वाक्य निश्चित समय बताने के लिए किया जाता है। ही हैज बीन हियर सिंस मंडे। एंड फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के बताने के लिए जाता है, जैसे ही हैज बीन वर्किंग फॉर द 5 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वी हैड ए ड्रिंक ऑफ द वाटर। अब यहाँ स्पार्क, जनरली वाटर स्पार्कलिंग मतलब जो वाटर तो शुद्ध वाटर होता है ना, जो मतलब जैसे आईने की तरह चमकते रहता है, इसलिए स्पार्किंग मतलब चमकना होता है। तो इसलिए अब ये है द ड्रिंक ऑफ द स्पार्क वाटर। तो स्पार्कलिंग वाटर यहाँ यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वर्ब जो है वह स्पार्क है। ड्रिंकिंग ऑफ द स्पार्क मतलब विशेषता बतलाता है, पानी की विशेषता बतलाता है, इसलिए इसमें स्पार्किंग किया गया है। नेक्स्ट है द ऑफ द प्लान इज इन हैंड। अब देखिए यहाँ था मेड, मेक और मेकिंग, लेकिन जैसे मेक जो है ध्यान दीजिएगा, मेक जो है वह वर्ब है, लेकिन यहाँ जो हम यूज करते हैं, क्योंकि देखिए दी ऑफ द प्लान इज इन हैंड, जो सेंटेंस के अनुसार यहाँ मुझे एक नाउन की जरूरत है, इसलिए नाउन जो यहाँ हो जाएगा वह एक
मेकिंग जो है वह नाउन की तरह प्रयोग हुआ है। और जहां वर्ब में को आईएनजी लगा के जो बनाते हैं तो उसको जहाँ की नाउन की तरफ प्रयोग होता है तो इसको इंग्लिश की भाषा में जेरंड कहा जाता है, इसलिए यह एक जेरंड है। तो क्या हो गया सेंटेंस इसका, मेकिंग ऑफ द प्लान इज, मतलब कि प्लान का बनाना उसके हाथ की बात है। अब कुछ क्वेश्चन और की, जैसे चूज द सुटेबल पूरी पोजीशन भरने के लिए है, तो कोर्स ऑफ टाइम ही सॉ हिज मिस्टेक। अब विथ कोर्स ऑफ द टाइम नहीं हो सकता है, तब इन कोर्स ऑफ द टाइम ही सॉ हिज मिस्टेक, मतलब कोर्स को बनाने के दौरान इसने देखा। और रहा कि प्रीपोजिशन की बात है तो प्रीपोजिशन को अलग अलग, कुछ तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिसका यूज करना आपको ज्यादा सीखना जरूरी है, तो मैं चाहूंगा कि उसका सारा आपको एक्सरसाइज करा दूं। उसके अलावा कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होते हैं तो उसका यूज पर्टिकुलर ढंग से किया जाता है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा मैं आपको उसको अवगत कराते रहूंगा। अब यहां देखिए कि दैट इज द बॉय आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। अब यहाँ क्या सेंटेंस में हुम का प्रयोग होगा, क्योंकि सेंटेंस को जो है कि दैट इज द बॉय हुम आई वॉज स्पोकिंग, स्पीकिंग ऑफ है क्योंकि वर्ब सबसे लास्ट में तो इसलिए हुम का प्रयोग होगा। देयर इज ए कैट, अब फिर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में देखिए सबका अलग अलग अर्थ होता है, एट, इन, अपॉन और ऑन। तो यहाँ जो है कि ऑन द टेबल होगा, क्योंकि अपन जो होता है जब कोई एक्शन मोड में होता है तो अपन का यूज करते हैं, इन लगा नहीं सकते हैं क्योंकि द कैट इज इन द टेबल, इनका मतलब जैसे ही इन द रूम होगा लेकिन और एट का यहाँ सेंस बैठ नहीं रहा है, इसलिए सबसे सही सटीक जो है वह ऑन है। सी स्टूड, इन का प्रयोग यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट है क्योंकि सी स्टूड इन द क्राउड क्वाइट अमेज, मतलब बिल्कुल सबको चकित कर रहा है। अब इसी में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी जो मेरा प्रयास है कि वायुसेना को भी कवर कर ले, और भी जो एग्जाम होते हैं जो लड़के बीएसएफ का भी दे रहे हैं, जो और भी दूसरे एग्जाम सीआरपीएफ है, आरपीएफ आने वाले, तो इसलिए मैंने कॉमन और सिंपल एक एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करा रहा हूँ 2-3 का। उसके बाद हो सकता है कि लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए दूसरा बात है कि मेरा टारगेट है आपको कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि क्या क्या आते हैं जनरली कम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके लिए आपको परिचय कराने और साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग का भी स्टॉक को बढ़ा दूं। किसी को मद्देनजर रखते हुए जैसे मैंने कुछ वन सब्स्टिट्यूशन भी दे दिया है कि दैट विच कैन नॉट बी अप्रोच, मतलब जहां पहुंचा नहीं जा सके उनको इनएक्सोरेबल कहा जाता है, मतलब अनमनीय, सॉरी उनको इनएक्सेसिबल कहा जाता है, मतलब अगम, जहां पहुंचा नहीं जा सके। अब आपको याद करने के ख्याल से मैंने सभी का मीनिंग दे दिया है, जैसे इनएक्सोरेबल का मतलब होता है अनमनीय, इनएस्टिमेबल का मतलब होता है अपार, इनएक्सेसिबल आपको बता ही दिया, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा नहीं जा सके। तो आप सभी को जो याद कर लेंगे। नेक्स्ट है समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, जो कि विश्वास किया नहीं जा सकता है, जिसको बताते कि अब ये अविश्वसनीय है, तो उसके लिए जो सटीक वर्ड है इनक्रेडिबल है। ठीक है, ब्रिट मतलब तो होता है क्षणभंगुर होता है, छोटे इलीगल मतलब गैर कानूनी, फॉल्स मतलब झूठ, तो छोटे छोटे वर्ड था इसलिए इसका मैंने आपको मीनिंग ज्यादा का नहीं दिया हूँ। एंड असेंबली ऑफ हियरर्स, मतलब जहाँ श्रोता जो उपस्थित होते हैं, जो श्रोतागण जहाँ बैठे रहते हैं उसको ऑडियंस कहा जाता है। और असेंबलेज का भी मतलब होता है कि संयोजन, कलेक्शन ऑफ और गैदरिंग ऑफ थिंग्स एंड पीपुल इज कॉल्ड असेंबलेज। दूसरा होता है कॉन्ग्रीगेशन, एंड असेंबली ऑफ असेंबल ऑफ पर्सन, जहाँ लोगों का जो मंडली जमा होता है उसको हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, जो शब्द है कि गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मतलब जो शिष्ट जन सम्मानीय जो गवर्नमेंट चलाया जाए तो उसको नोबल्स कहा जाता है। उसी तरह से दूसरा टर्म एरिस्टोक्रेसी, इसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। दूसरा आपको डेमोक्रेसी जानते हैं कि प्रजातंत्र जहाँ की पीपुल के द्वारा चलाया जाता है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ की सिंगल आदमी चलाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि जो ताना सरकार अफसर के द्वारा चलाई जाती है उसको एक कहते हैं। वन हु इज ऑल नोन, ओमनी प्रेजेंट, शुद्ध स्वेयर, यहाँ भी मैंने आपको सबका मीनिंग दे दिया है कि ओमनीसेंट का मतलब सर्वज्ञ, जो कि सब जगह है। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर द सम टाइम। Truth is a person who predicts the future, यहाँ सम नहीं होके सेम लिखना, मतलब यहाँ जो हो जाएगा
same time. Omnipotent, one unlimited power, सर्वशक्तिमान, God is omnipotent. अब है कि यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे सेंटेंस में वर्ड को कैसे पुट करें। डिस्पाइट ही हैड टू सफर। अब बताइए कि डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। अब सेंटेंस का देखिए कि पनिशमेंट का मतलब सजा, क्राइम अपराध। अब डिस्पाइट हिज क्राइम ही हैड टू सफर, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। गलती हो तब डांट उसको, लेकिन यहाँ है कि मतलब नेगेटिव सेंस जा रहा है कि नहीं रहने के बावजूद, इसलिए इनोसेंस मतलब वह मतलब कि बेगुनाह होने के बावजूद भी उसको सफर करना पड़ा, ये तो क्या कर रहा था, इसलिए डिस्पाइट के मतलब बावजूद होता है। जल्दी देखिए ध्यान से, डिस्पाइट ऑफ लगाया जाता है। इन द डिक्टेटरशिप द राइट ऑफ, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन खूब आते हैं। सिमिलर वर्ड है, डिसेंट प्रोनाउंसिएशन सही है, जिसका मतलब होता है शालीन। डिसेंट मतलब चढ़ाई, DISSENT मतलब मतभेद। अब इन द डिक्टेटरशिप द राइट ऑफ डिसेंट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आप देखिए कि शालीनता डिक्टेटरशिप में तो क्या होता है, जहाँ की पूरा राज एक आदमी का राज चलता है, तो वहां तो एस बॉस वाली बात हो जाती है कि वहां तो कोई मतभेद कोई कर ही नहीं सकता डिक्टेटरशिप में। इसलिए यहाँ भी कोई ऐसी घटना होती है तो वो डिक्टेटरशिप करा रहा है, चला रहा है, इसलिए यहाँ डिसेंट सही होगा। ठीक है। फ्रेंच इज, अब यहाँ आपको आर्टिकल के बारे में थोड़ी परिचय करा दिया। अब फ्रेंच इन एज, अब देखिए जनरली दो दो मतलब जो सेंटेंस है उसको कॉन्सोनेंट एंड वावल में बांटा गया, तो जिसके आगे AEIO का उच्चारण हो उसके आगे हम आर्टिकल एंड का प्रयोग करते हैं। और जिसको कुछ रूल्स है, हो सकता है आर्टिकल का कुछ अलग से आपके क्लास ले लूं, लेकिन यहाँ जो क्योंकि यहाँ जो है कि फ्रेंच के एन इजी लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ इजी ई का उच्चारण मतलब वोवेल उच्चारण है, इसलिए इजी लैंग्वेज का यूज किया गया है। अब देखिए ये मॉडल्स इसको कहते हैं। मॉडल्स में जैसे शुड हो गया, शैल हो गया, वुड और कैन। यहाँ वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी। अब यहाँ जो इसका भाव है कि एक विनम्रता को दिखाता है। वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक अनदर कप, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। यहाँ मतलब जब भी वुड अगर यूज करते हैं तो विनम्रता का भाव प्रकट करता है। वर्क हार्ड लेस्ट अप यू शुड, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, पहला चीज यहाँ जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मतलब लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज है कि इसका अर्थ नेगेटिव सेंस में होता है, मतलब यही क्वेश्चन में घुमा देता है। कठिन परिश्रम करो नहीं तो तू फेल कर जाओगे। लेकिन इसलिए यहाँ दो ढंग से आपको ध्यान रखिएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल लिखेगा तो गलत हो जाएगा। क्या होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और है कि देयर आर नॉट स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ सम क्वांटिटी बतलाता है, मोर, एनी और फ्यू। सम और एनी जो होता है कुछ के अर्थ में होता है, लेकिन सम सकारात्मक भाव को दिखाता है और एनी नकारात्मक भाव को दिखाता है। चूंकि यहाँ सेंटेंस में देयर आर नॉट लिखा हुआ है इसलिए एनी का प्रयोग होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, नो वी नॉट न्यू एनी राइस। इस ढंग से ये आपका 20 क्वेश्चन का मैंने सेट दिया हूं। आशा करता हूं कि 20 अलग अलग कंटेंट्स है और 20 का आपको फायदा उठाएंगे। ओके, थैंक्स। अगली क्लास में फिर मैं आपको 20 क्वेश्चन का सेट दूंगा और इसका जो आपको लिंक है आपको मिल जाएगा, PDF इसका मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपको अच्छा लगे, क्योंकि छोटी छोटी इंग्लिश जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक्स।